Hello students, welcome EduConnect which is a digital platform of EduSmart Institute। आज हम आपके ज्योग्राफी का चैप्टर 8 नेचुरल रिसोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। नेचुरल रिसोर्स में पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स क्या क्या है, उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, प्लान और कंजर्व कैसे कर सकते हैं हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को, वो सब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपकी जो फर्स्ट स्लाइड है वो किसके बारे में है, आपके इंट्रोडक्शन के बारे में कि रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज का मतलब क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जो फर्स्ट स्लाइड है आपकी वो किसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। जो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा हो या तो पार्शली या फिर कंप्लीटली, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स। मेरी नीड को कोई भी चीज़ सेटिस्फाई करिए, कोई भी कुछ भी मेरे को सेटिस्फाई कर रहा है मेरी नीड को, वो मेरे लिए क्या होगा, रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को प्यास लगी है और मेरे को पानी चाहिए, तो पानी मेरे लिए क्या है उस टाइम पे, रिसोर्स है। थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स है नेचर के अंदर, बट वी कैन नॉट कॉल ऑल ऑफ देम रिसोर्सेज। थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स है नेचर के अंदर, लेकिन हम उन सबको रिसोर्सेज नहीं कह सकते हैं। वो एलिमेंट्स को ही हम लोग रिसोर्स कहेंगे जो एक मैन अपनी स्पेशल नॉलेज का यूज़ करके और अपनी एक्सपर्टाइज का यूज़ करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल अभी वुड है, वुड क्या काम आएगा मेरे को, अभी वो कोई काम नहीं है। अगर मेरे पास उतनी नॉलेज है कि उस वुड से मैं फर्नीचर को बना सकती हूँ, तो उस टाइम मैं क्या बोलूँगी, वो क्या है मेरे लिए, रिसोर्स होगा। और नेचुरली जो मेरे को मिल रहा है वो क्या कहलाता है, अपना नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर मेड ऑफ 3 इंटरेक्शन ऑफ द रिसोर्सेज, जो है वो 3 इंटरेक्शन से होता है, नेचर, मैन और कल्चर। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ा हम लोगों ने कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो चीज़ जो मेरी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, या तो पार्शली या फिर फुली मेरी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, उसको मैं क्या बोलूँगी, रिसोर्स। हमारे नेचर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उनको मैं रिसोर्स नहीं बोलूँगी। रिसोर्सेज क्या होंगे, जो एक पर्सन अपनी एक्सपर्टाइज नॉलेज से उसको जो है बना रहा है, वो मेरे लिए क्या होगा, रिसोर्स। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है आपकी वो क्या है, यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। हम लोग जो रिसोर्सेज का है कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, खाना के लिए यूज़ कर सकते हैं, रॉ मटेरियल के लिए यूज़ कर सकते हैं, और एनर्जी रिसोर्सेज के, एनर्जी के जैसे हम लोग जो है रिसोर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो फूड से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज का, जैसे कि मेरे पास अभी एप्पल है, तो एप्पल मेरे लिए क्या है, रिसोर्स ही। अगर मुझे भूख लगी है और मेरे पास अभी एप्पल रखा है, तो वो क्या है मेरे लिए, एज अ फूड उस रिसोर्स को मैं यूज़ कर रही हूँ। तो रिसोर्स का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज अ फूड। वेरियस फूड रिक्वायरमेंट ऑफ मैन आर कंपाइल्ड बाय वेरियस रिसोर्सेज। फ्रूट्स ग्रो नेचुरली, फ्रूट्स जो है वो नेचुरली ग्रो होते हैं। बहुत सारी क्रॉप्स जो है ऑब्टेन थ्रू द एग्रीकल्चर, हम लोगों को एग्रीकल्चर से मिलती है। मिल्क और उसके प्रोडक्ट, एंड मीट ऑब्टेन थ्रू द डोमेस्टिक एनिमल, और मीट जो है वो अपने को कहाँ से मिलता है, डोमेस्टिक एनिमल से मिलेगा। फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल फ्रॉम रिजर्वर, हनी प्रिपेयर्ड बाय द हनी बीज एक्सेट्रा आर यूज्ड एज अ फूड आइटम। इन सब चीज़ों को हम कैसे करते हैं, एज अ फूड आइटम हम लोग यूज़ करते हैं। पहले इसमें बताया कि किसका बताया है, इसमें पहले क्रॉप्स के बारे में बताया हुआ है, फिर मिल्क और उसके प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, और फिर इसका जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिश हो गया, उसके बारे में बताया हुआ है, फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, खाने के तरीके से पता चल गया कि जो रिसोर्सेस मेरे खाने के लिए काम आ रहे हैं वो कौन से रिसोर्सेस होंगे, रिसोर्स एज अ फूड। फिर दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रिसोर्स क्या है, रॉ मटेरियल का ही क्या है, सोर्स है। बहुत सारे गुड जो होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, एग्रो प्रोडक्ट, वुल, हाइड्स एंड मीट अवेलेबल होते हैं फ्रॉम एनी एनिमल्स, मिनरल और एक्सेट्रा फ्रॉम द रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होता है। एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ आपको, जैसे कि कॉटन है, यही देखते हैं, कॉटन है। अब कॉटन क्या है, एक रॉ मटेरियल ही है। अगर उस कॉटन की शर्ट बन रही है तो उस इंडस्ट्री के लिए कॉटन क्या कहलाया जाएगा, रॉ मटेरियल। कॉटन की क्या बना रहे हैं हम लोग, शर्ट, और शर्ट कहाँ पे बनाएंगे हम लोग, इंडस्ट्रीज में।
कॉटन की शर्ट कहाँ बनती है बेटा? इंडस्ट्रीज के अंदर बनती है। तो कॉटन उस इंडस्ट्री के लिए क्या कहलाया जाएगा? एज अ रॉ मटेरियल। समझ आया? दो तरीक़ों से हम लोगों ने पढ़ा कि रिसोर्स का हम लोग एक फूड के लिए यूज़ कर सकते हैं और एक रिसोर्स एक ऐसा सोर्स है जो हम रॉ मटेरियल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो इंडस्ट्रीज जो रिसोर्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है उसको हम क्या कहलाएंगे? रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। फिर थर्ड क्या है हमारा? रिसोर्स एज एनर्जी रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कौन से रिसोर्स होते हैं जो एनर्जी के पर्पज से भी हम लोग करते हैं, जैसे कि हमारा कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस होगी और एक्सेट्रा। एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज द डोमेस्टिक फ्यूल। Beside energy can be generated through solar installations, wind, sea waves, tides and ips and waterfall etc. इनसे भी अगर एनर्जी उत्पन्न हो रही है तो कैसे रिसोर्सेज कहलाए जाएंगे हमारे? रिसोर्सेज एज अ एनर्जी रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल अभी पानी के अंदर अगर मैं टर्बाइंस लगा देती हूँ तो वो घूमते रहते हैं, ऐसे घूमेंगे तो उससे क्या जनरेट होगी? एनर्जी जनरेट होगी, जिससे लाइट अपने को मिल रही है। अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ वहाँ पे भी क्या है? लाइट। तो वो मेरे लिए क्या है? एज अ एनर्जी रिसोर्सेज है। तो बच्चों हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था कि रिसोर्सेज एक्चुअली में होते क्या है? 3 टाइप्स के रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? वापस से देखो कि रिसोर्सेज क्या है? जो मेरी नीड को पार्शली या फुली सेटिस्फाई कर रहे हैं वो मेरे लिए क्या कहलाते हैं? रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेचर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। मैं उन सबको रिसोर्स नहीं बोलूँगी, लेकिन एक पर्सन अपनी स्पेशल नॉलेज से, एक्सपर्टाइज से उस रिसोर्स का यूज़ कर रहा है, उसको मैं बोलूँगी रिसोर्स है। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो मेरे को डायरेक्टली मिल रहे हैं वो मेरे क्या होंगे? नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा रिसोर्सेज के यूजेस किस तरीके से कर सकते हैं? फूड, रॉ मटेरियल और एनर्जी रिसोर्सेज। फूड से हम कैसे कर सकते हैं? जो हमारे खाने के लिए अपने को रिसोर्सेज यूज़ हो रहा है वो रिसोर्सेज एज अ फूड। जो मैं कोई इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल रिसोर्सेज का यूज़ कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। फिर थर्ड क्या होता है? रिसोर्सेज एज अ एनर्जी रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो एज अ एनर्जी अपने को यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज एज अ एनर्जी रिसोर्सेज। फिर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है बेटा कि कितने टाइप्स है हमारे रिसोर्सेज के। ओनरशिप के बेसिस पे कौन सा रिसोर्सेज है? रीअवेबिलिटी के बेसिस पे और ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। ये आपको जो है आपकी बुक के अंदर ओनरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो आपको एक टेबल में दिए हुए होंगे, हम भी टेबल की फॉर्मेट में ही लेकर आए हैं। और जो रीअवेबिलिटी है वो एक पैराग्राफ में दिया होगा, लेकिन मैंने आपको एक टेबल की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया है ताकि जब आपके एग्जाम में इनका या तो डिफरेंस आएगा या आपसे पूछा जाए तो आपको नोट्स बनाने में, वहाँ पे उस टाइम आंसर लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ, पहले ओनरशिप पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज 3 टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ। फर्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप कितने तरीके की है? इंडिविजुअल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स और ग्लोबल रिसोर्स। ओनरशिप में इंडिविजुअल, नेशनल, ग्लोबल। अगर मेरा खुद का रिसोर्स है तो वो क्या होगा? इंडिविजुअल। अगर नेशन का रिसोर्सेस है उसको हम क्या बोलेंगे? नेशनल रिसोर्सेज। और ग्लोबल रिसोर्सेज वो सारे क्या होंगे? हमारे ग्लोबल रिसोर्सेज होंगे। ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल और अ फैमिली। इंडिविजुअल या किसी फैमिली ने ओन किए हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल लैंड और बिल्डिंग। जैसे कि ये एड्यू स्मार्ट जो क्लास है वो हमारी है, मतलब मेरी है ऐसा लगा लो, तो वो मेरे लिए क्या है? मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है। जैसे कि ये बिल्डिंग ही होगी ना एड्यू स्मार्ट इंस्टीट्यूट वाली, तो वो बिल्डिंग मेरे लिए क्या है? मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है। दूसरा क्या है? नेशनल रिसोर्सेज। किसी कंट्री या फिर किसी रीजन ने ओन करके रखा हो वो क्या होगा? हमारा नेशनल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल आर्मी, इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे कि आर्मी हमारी पूरी कंट्री की है, ऐसा तो है नहीं कि एक स्टेट की है या एक पर्सन की है, ये तो नहीं होता। जब कभी भी टेररिस्ट अटैक होते हैं या फिर कभी भी एक कंट्री की दूसरी कंट्री से लड़ाई हो रही होती है, तब वो पर्सन ही, आर्मी ही क्या करती है? अपने को काम आती है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे? हमारे नेशनल रिसोर्सेज। और फिर थर्ड क्या है? हमारा ग्लोबल रिसोर्सेज। ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। सारे फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज। सबसे पहले फिजिकल रिसोर्सेज और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज देखते क्या होते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज क्या होंगे?
फिजिकल रिसोर्सेस। फिजिकल रिसोर्सेस क्या है? वो रिसोर्सेस जिसको मैं टच कर सकती हूँ, जिसे मैं छू सकती हूँ, वो क्या कहलाते हैं मेरे फिजिकल रिसोर्सेस। जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, सॉरी, जिसको मैं टच कर सकती हूँ वो मेरा क्या होएगा? फिजिकल रिसोर्सेस। और नॉन फिजिकल रिसोर्सेस क्या होते हैं? जिसको मैं टच नहीं कर सकती, डू नॉट टच। लेकिन क्या फील कर सकती हूँ। जैसे कि हवा है, वो मैं फील कर सकती हूँ, लेकिन हवा को क्या मैं टच कर सकती हूँ? नहीं। तो उसको मैं क्या कहलाऊंगी? मेरा क्या है? नॉन फिजिकल रिसोर्सेस। जो कि यूज हो रहे हैं किसी ह्यूमन की वेलफेयर के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? ग्लोबल रिसोर्सेज। जैसे कि रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल नेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ओके। ये किसके बेसिस पे थे? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। फिर हम पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज द फॉलोज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम लोग देखेंगे। तो 4 टाइप के हैं: यूनिवर्सल, जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज, रेयर रिसोर्सेज और सॉलिटरी रिसोर्सेज। ये जो रिसोर्सेज है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके एग्जाम में आने के इम्पोर्टेंट, एग्जाम में आने के चांसेस है। तो हम इस पे कर सकते हैं, 4 बना देते हैं इस पे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ो। कौन से बेसिस के डिस्ट्रीब्यूशन? अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। यूनिवर्सल रिसोर्सेज क्या होते हैं? यूजफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस है वो क्या होंगे? हमारे यूनिवर्सल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सब लोग यूज कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि इंडिया के लोग यूज कर रहे हैं और बाहर की कंट्री यूएसए वाले नहीं यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन को या नाइट्रोजन को, नहीं। तो वो क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल रिसोर्सेज। जो पूरा यूनिवर्स एज ए रिसोर्स ले रहा हो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिसोर्सेज। और वो कौन से है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो इजीली अपने को अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि लैंड, सॉइल, वाटर और हमारे पैस्चर्स लैंड। जैसे कि अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वो क्या है? लैंड ही तो है। तो वो मेरा कौन सा रिसोर्स होगा? जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज। जो हर अपना घर होता है, कोई रेंट पे रह रहा होता है, तो वो क्या है? लैंड ही है। तो इजीली अवेलेबल है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज। फिर थर्ड टॉपिक जो है आपका क्या है? रेयर रिसोर्सेज। रेयर रिसोर्सेज क्या होते हैं? दोज अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेसेस। जो सिर्फ लिमिटेड प्लेसेस पे ही मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलेंगे। जैसे कि मान लो गुजरात में नहीं है, झारखंड साइड बहुत सारे हैं मिनरल्स जो है वो हमारे मिनरल, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड अगर कंट्री के हर जगह पे मिलने लग गया तो सब अमीर ही अमीर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो रिसोर्सेज है वो कहीं कहीं पर ही आपको मिलेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? रेयर रिसोर्सेज। फिर फोर्थ कौन सा है हमारा? सॉलिटरी रिसोर्सेज। सॉलिटरी रिसोर्सेज क्या होता है? मिनरल अवेलेबल ओनली एट 1 or 2 प्लेसेस इन द वर्ल्ड। जो 1 या 2 प्लेसेस पर ही मिले वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, इंडिया या फिर कोई दूसरी कंट्री की बात नहीं हो रही है, पूरे वर्ल्ड की जो 1 या 2 जगह पे मिल रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? मिनरल अवेलेबल ओनली एट 1 or 2 प्लेसेस इन द वर्ल्ड। वो क्या होंगे? हमारे सॉलिटरी रिसोर्सेज। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है चारकोलिक विच इज अवेलेबल ओनली इन ग्रीनलैंड। जो कहाँ पे अवेलेबल है? सिर्फ ग्रीनलैंड में ही अवेलेबल है। ओके बच्चों, वापस एक बार देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस रिसोर्सेज अपने 4 टाइप्स के होते हैं: यूनिवर्सल रिसोर्सेज, जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज, रेयर रिसोर्सेज और वो कौन से होते हैं? हमारे सॉलिटरी रिसोर्सेज। वापस इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख ले, क्या होता है जनरली। यूनिवर्सल रिसोर्सेज क्या होता है कि जो अपने को पूरे यूनिवर्स के अंदर एज अ हम लोग रिसोर्स यूज कर रहे हैं, उस रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फिर जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज जो इजीली अपने को मिल जाते हैं हर जगह पे, लैंड हो गया, सोइल हो गया, ये हमारे क्या होते हैं? जनरली अवेलेबल रिसोर्स। रेयर रिसोर्सेज जो सिर्फ लिमिटेड प्लेसेस पर मिलते हो, जैसे कि गोल्ड हो गया, माइंस हो गया, ओर हो गया, ये मिनरल हो गए, यूरेनियम, पेट्रोल्स, ये सब क्या है? हमारे रेयर रिसोर्सेज। और सॉलिटरी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो सिर्फ पूरे वर्ल्ड में 1 या 2 जगह पर ही मिले, उसको हम क्या बोलेंगे? हमारे
सॉलिटरी रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपकी किसके बारे में है? ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेबिलिटी। मैं बच्चों आपको यही बोल रही थी कि जो रीअवेबिलिटी वाला टॉपिक है वो आपके ये जो 2 टेबल्स मिलेंगे उसके नीचे पैराग्राफ है उसमें दिया हुआ है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं। आप लोग शायद 6, 7, 8, 9, 10th क्लास से आप 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे होगे, ऑब्वियसली यू आर इन 10th स्टैंडर्ड नाउ, तो आपने ये क्लासेस में पढ़ा होगा कि 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो हम रिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया। ऐसा है क्या सन अपनी एनर्जी देना ही बंद कर देगा? ऐसा नहीं होता है। तो वो कौन से होंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिप्रोड्यूस्ड और रिप्लेनिशेबल नेचर या फिर इनएग्जॉस्टिबल। हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वापस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड लिखा हुआ है, चलो यहाँ पे, आर ऑल्सो कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ठीक है, फिर आपका जो सेकंड है वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिन्यूड और टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू फॉर्म अगेन। जो रिन्यू नहीं होते हैं या फिर बनने में बहुत सारा टाइम लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और मिनरल। कोयल को बनने में लाखों साल लग जाएंगे बनने में, इसलिए कहते हैं ना कि कम से कम यूज़ करो कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज़ कर पाए, इसलिए क्या बोला जाता है? कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और मिनरल्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। समझ आया आपको? फिर जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आपकी किसके बारे में है? चलो ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, वापस एक बार देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि रिसोर्सेज क्या होते हैं? देखो बेटा, मेरा पर्पज़ है कि अगर आप क्लास देख रहे हो तो क्लास के अंदर ही आप नोट्स बना लो एक बार अपने, जो भी मैंने आपकी स्लाइड्स को ऐड किया हुआ है इसके अंदर पीपीटी के अंदर, वो स्लाइड्स आप, वो जो भी नोट्स आपके हैं वो आप नोटबुक के अंदर लिखो। और बार की बार मैं चीज़ों को इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि जब आप क्लास को देख रहे हो तो आपको माइंड में तभी आए कि भाई अच्छा रिसोर्सेज ये होते हैं, यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, इसलिए बार की बार उस चीज़ को पढ़ाया जा रहा है। एक बार पढ़ाऊँगी तो शायद आपको दिमाग में ना बैठो तो आप वापस से पीछे करोगे आपकी वीडियो को कि मैम क्या पढ़ा के चले गए, चलो वापस सुन लेते हैं एक बार। ऐसा नहीं है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप जब पढ़ोगे तो आपको साथ की साथ चीज़ें जो है वो याद हो जाएगी। ठीक है, तो वापस एक बार देख लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे पहले टॉपिक था इंट्रोडक्शन। रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन की नीड्स को जो सेटिस्फाई कर रहा है तो पार्शली या फिर कंप्लीटली, उसको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज। थाउजेंड्स ऑफ रिसोर्सेज है हमारे नेचर के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स है हमारे नेचर के अंदर, लेकिन सारे रिसोर्सेज नहीं होते हैं। जो ह्यूमन अपनी एक्सपर्टाइज नॉलेज से, अपने स्पेशल नॉलेज से, अपने एक्सपर्टाइज से उसको यूज़ कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर मेड ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ तीन चीज़ों से रिसोर्सेज बन रही है, नेचर, मैन और कल्चर, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। फिर रिसोर्सेज के हम लोगों ने क्या देखे थे? यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। एज अ फूड हम यूज़ करते हैं, खाने के लिए जब हम चीज़ों का यूज़ करेंगे तो वो क्या कहलाए जाएंगे? रिसोर्सेज एज अ फूड। अगर हम उसका एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल कैसे? अगर एक इंडस्ट्री को कॉटन की शर्ट बनानी है तो कॉटन उसके लिए क्या हो जाएगा? एज अ रॉ मटेरियल। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? रिसोर्सेज एज अ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज में क्या है कि हम लोग एज अ एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, वो क्या होगा हमारा? रिसोर्सेज एज अ एनर्जी रिसोर्सेज। फिर क्या है? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, 3 टाइप्स के रिसोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ओनरशिप के अपने क्या था बच्चों? 3 थे, इंडिविजुअल, नेशनल और ग्लोबल। अगर मेरा खुद का है तो वो इंडिविजुअल, नेशन अगर कोई कंट्री या रीजन ओन कर रहा है तो नेशन, और ग्लोबल सारी फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज जो ह्यूमन की वेलफेयर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या होगा हमारा? ग्लोबल रिसोर्सेज होगा। उसके एग्जाम्पल देख लेना आप। फिर हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन किया है हम लोगों ने, यूनिवर्सल, जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज, रेयर रिसोर्सेज और सॉलिटरी रिसोर्सेज। यूनिवर्सल रिसोर्सेज क्या थे?
वो रिसोर्सेज जो पूरा यूनिवर्स यूज कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिसोर्सेज। जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। रेयर रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड प्लेसेस पे होते हैं। और सॉलिटरी जो एक या दो प्लेसेस पे ही हो गए पूरे वर्ल्ड के, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिटरी। एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए देखना। फिर क्या है हमारे रीअवेबिलिटी के बेस पे दो टाइप्स की, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जो हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। रिन्यूएबल को हम क्या बोल सकते हैं, इनएग्जॉस्टेबल, जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो आप ऐसा डिफरेंस करके कर सकते हो। एग्जाम्पल दिए हुए सोलर एनर्जी, कोल और पेट्रोलियम। फिर आपका क्या है, प्लानिंग एंड कंजर्व ऑफ रिसोर्सेज वाला टॉपिक। अपने को रिसोर्सेज को प्लान करना चाहिए कि रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करना है और रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है, ये अपने को देखना है। देखो बच्चों, हमारे पास जो है, हम इतना पोल्यूशन फैला रहे हैं, इतना पोल्यूशन फैला रहे हैं हम लोग कि पूरी जो हवा, पूरा जो इन्वायरमेंट है वो इतना प्रदूषित हो चुका है कि अपने को सांस लेने में भी क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है। तो अपने को रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ करना चाहिए कि एक तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन उन रिसोर्सेज का यूज़ कर पाए। मानो हम लोग हर चीज़ में जो है वो कोयल का यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोलियम का यूज़ कर रहे हैं, और ये चीज़ें तो हम लोग बाहर से मंगवाते भी तो है। इनको हम क्या बोलते हैं, लग्जरियस प्रोडक्ट ही तो बोलते हैं, लग्जरियस प्रोडक्ट ही तो कहलाए जाते हैं। ये लग्जरियस प्रोडक्ट क्या होता है, ओके हम इनको क्या करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। कॉल पेट्रोलियम को हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, लग्जरियस प्रोडक्ट कह देते हैं। लग्जरियस प्रोडक्ट क्या होता है, जो भी चीज़ हम बाहर से मंगवा रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, लग्जरी ही है, वो अपने को सस्ते में नहीं मिलेगी। इसलिए अपने लिए अभी जो पेट्रोल का रेट है वो क्या हो गया है, बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे। तो इनका इस तरीके से यूज़ करो ना बेटा कि अब की जनरेशन तो उसको यूज़ कर ही रही है, आने वाली जनरेशन जो भी है उसको क्या करे, जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी यूज़ कर पाए उस चीज़ का। इस तरीके से अपने को क्या करना चाहिए, प्लानिंग और कंजर्वेशन जो है हमारे रिसोर्सेज की करनी चाहिए। देखो सबसे पहले कि कितने रिसोर्सेज है, कहाँ कहाँ पर रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज का अपने को कैसे यूटिलाइज करना है। क्या अपने को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना, ऑब्वियसली बचाना है, उनको पता ही नहीं होगा वरना तो कोल और पेट्रोलियम क्या होता है। इसलिए हम लोग जो है अभी स्विच कर गए हैं किसके ऊपर, सोलर एनर्जी के ऊपर, या फिर विंड एनर्जी के ऊपर, इनके ऊपर स्विच कर गए हैं हम लोग कि भाई हवा से हम लोग एनर्जी क्रिएट करेंगे ताकि अपने को बाहर से जो है वो कोयल को मंगवाना अपना पड़े, या फिर कोयल जो है वो ख़त्म हो जाता है, बनने में लाखों साल लग जाएंगे, इसलिए हम इन दो एनर्जी पे जो है वो स्विच कर गए। ऐसे हमारा क्या है, प्लानिंग की है हमारी गवर्नमेंट ने, और इस तरीके से हम हमारे रिसोर्सेज को बचा भी सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका पोर्शन था वो रिसोर्सेज के ऊपर था। क्या था रिसोर्सेज में, हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी यहाँ पे, देख लेते हैं एक बार हम लोगों ने क्या पढ़ा है रिसोर्सेज में। इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने यूजेस पढ़े, रिसोर्सेज के यूजेस कैसे कर सकते हैं हम लोग, तीन तरीके से। कौन सा तीन था हमारा, एज अ फूड हम रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, एज अ रॉ मटेरियल, और फिर हम रिसोर्सेज का कैसे यूज़ कर सकते हैं, रॉ मटेरियल फूड के तरीके से, और हम लोग जो वो एज अ एनर्जी जो है हम रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा कि रिसोर्सेज के टाइप्स कौन कौन से थे, तीन तरीके के हम लोग टाइप्स पढ़े हम लोगों ने। ओनरशिप के बेसिस पे हम लोगों ने पढ़ा, रीअवेबिलिटी के बेसिस पे हम लोगों ने पढ़ा, और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम लोगों ने पढ़ा। ओनरशिप में भी हमारे तीन थे, रीअवेबिलिटी में दो थे, और इसमें जो है वो हमारे चार थे। ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ेंगे कि सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है।
आज हम लोग सोइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर जो वो हमारा होगा वो सोइल फॉर्मेशन के टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितने तरह की टाइप्स होते हैं हमारे सोइल की, कहाँ कहाँ पर होती है, उस सोइल से अपने को क्या क्रॉप्स मिलता है, वो सब पढ़ेंगे। तो उससे पहले अपने को सोइल तो देखना पड़ेगा कि सोइल क्या होती है। तो जनरली द पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर इन द वेजिटेशन ग्रो इज नोन एज अ सोइल। हमारे अर्थ का जो सरफेस होता है जहाँ पे वेजिटेशन ग्रो हो रही है उसको मैं क्या बोलूँगी, सोइल। देखो थोड़ा ज्योग्राफी में 6th से 7th क्लास में चले जाते हैं एक बार कि ये हमारा क्या है, अर्थ है। मानो फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ था, मैंने इसको ऐसे कट करके यहाँ पे लेके आई, ये हमारा क्या है, अर्थ की एक लेयर है। इसमें जो ये क्या होता है, हमारा कोर होता है, पहली जो होता है वो लेयर, फिर मेंटल, और फिर क्या होता है हमारा क्रस्ट। जो क्रस्ट के ऊपर की जो लेयर होती है और यहाँ पे हमारी वेजिटेशन जो है वो ग्रो हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोइल। इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, सोइल। समझ आया क्या होता है। तो देखो वापस, जनरली द पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, ये हमारा अर्थ था, इसके सरफेस का जो पार्ट है जहाँ पे हमारी वेजिटेशन ग्रो हो रही है उसको मैंने क्या बोल दिया है, सोइल। The soil is the thin layer composed of various elements on the surface of the earth. सोइल की क्या है, थिन लेयर है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे अर्थ के सरफेस पे। मिनरल, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस एंड एयर आर मिक्सड अप इन इट। इन सब से मिलकर हमारी क्या बनती है, हमारे सोइल। कितने कौन से 3 चीज़ों से, मिनरल, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस और एयर, ये इनसे मिलकर हमारी क्या बनती है, सोइल। द पैरेंटल रॉक लाई बिलो द सोइल। सोइल इज फॉर्म ड्यू टू द मटीरियल अवेलेबल थ्रू द डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन की प्रोसेस से हमारे क्या बनती है, सोइल बनती है। मानो एक पत्थर है, ये हमारा मानो रॉक है, ये क्या है, मानो हमारा क्या है, ये रॉक। टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा इस रॉक के ऊपर। कैसे पड़ेगा टेम्परेचर का इफेक्ट, अगर नाइट होगा और डे होगा तो क्या होता है, देखो डे में मेरे को गर्मी लगती है तो मैं क्या खुली हो जाती हूँ कि भाई अभी गर्मी लग रही है, दूर हो जाए, सब खुला खुला चाहिए मेरे को, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमारा डे में जो रॉक है वो क्या करता है, एक्सपांड कर जाता है, और नाइट में मेरे को ठंडी लग रही है। अभी देखो ठंड का थोड़ा थोड़ा मौसम आ रहा है, तो रात में मेरे को क्या लग रही है, ठंड लग रही है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाऊंगी मैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो यही प्रोसेस एक्सपांड का और कॉन्ट्रैक्शन का, इसी प्रोसेस की वजह से जो हमारा रॉक हो जाता है वो सॉफ्ट हो जाता है और रॉक जो है वो टूटने लगता है। अगर रॉक जो है वो बीच में से ऐसे टूट जाएगा, छोटे छोटे जो रॉक के पार्टिकल्स है, रॉक के पार्टिकल्स इधर गिर जाएंगे, वो हमारी क्या बन जाएगी, ये जो रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ये हमारी क्या बन गई, सॉइल, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन समझ आया कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है। फिर दूसरा क्या है हमारा, सोइल क्या है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ऑफ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल। मैंने बताया कि जो हमारे अर्थ की जो क्रस्ट होती है, अपर लेयर ही होती है, वो क्या होती है हमारी, सोइल, जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, वेजिटेशन के काम आते हैं। ऑल्दो द प्रोपोर्शन इज नॉट द सेम एवरीवेयर। देखो हर जगह पे सोइल एक जैसी नहीं होती है। गुजरात में कैसी सोइल है, हरियाणा में कैसी है, पंजाब में कैसी है, महाराष्ट्र में कैसी, अलग अलग जगह पे अलग अलग सोइल मिलेगी आप लोगों को। एलिवियल सोइल, ब्लैक सोइल, माउंटेन सोइल, ये अलग अलग सोइल आप लोगों को हर जगह पे जो है वो मिलेगी। Thus the soil is layer or the surface of the matter formed due to the mixture of scattered material of the parental rock and vegetation factor of denudation। मैंने बताया जो parental rock था वो scattered, टूट जाएगा, फैल जाएगा, उससे अपने क्या बन जाएगी, यहाँ पे सोइल का फॉर्मेशन होगा। क्लाइमेटिक इम्पैक्ट भी जो है ड्यूरेशन द सोइल फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड रोल प्ले करता है। मैंने बताया नाइट के टाइम और डे के टाइम क्या हो रहा है, नाइट के टाइम नाइट के टाइम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और डे के टाइम एक्सपांड कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, क्लाइमेट फैक्टर भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा सॉइल फॉर्मेशन में, ठीक है। सोइल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक, स्ट्रक्चर और ह्यूमस। सोइल को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं,
कौन से बेसिस पे कर सकते हैं? कलर के बेस पे, क्लाइमेट, पैरेंटल रॉक, स्ट्रक्चर और ह्यूमस, इसके बेस पे हम लोग जो है सॉइल को क्लासीफाई कर सकते हैं। समझ आया? जो हमारे अर्थ की फर्स्ट लेयर होती है, क्रस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? उस लेयर को क्या बोलेंगे? सॉइल। जो अपने को क्या करती है, जिसके अंदर मिनरल होता है, बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारी वेजिटेशन को डेवलप और ग्रो होने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वहाँ पे सॉइल में जो है वो क्लाइमेट जो है कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से सॉइल हमारी इम्पोर्टेंट वाइड स्प्रेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है। सॉइल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। सॉइल को हम किसके बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं? कलर, क्लाइमेट, पैरेंटल रॉक, स्ट्रक्चर और ह्यूमस के बेस पे हम लोग जो है सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। आज हम लोगों ने इतना ही पढ़ना था, बिकॉज मेरे को पता है कि लंबी वीडियो हो जाती है तो कोई भी बच्चा उसको देखना प्रेफर नहीं करता है। तो आधा घंटा या 45 मिनट्स की हम लोग जो है वीडियोस रखेंगे, जिसमें आप भी कंफर्टेबल होकर उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना बच्चों। ऐसे ही वीडियो जो है आपके पूरे 10th क्लास की हम लोग बनाएंगे। पूरे जो आपके चैप्टर है 22, 23 चैप्टर्स जो है वो आपके वीडियो पूरी बनाएंगे। एग्ज़ाम से पहले शायद हम सोच रहे हैं कि आपकी जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट कर दे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके बाद देखो बच्चों, हम लोगों ने पीपीटी रेडी कर रखी है टाइप्स ऑफ सॉइल के ऊपर, क्या क्या टाइप्स के सॉइल है ये हम पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा एक बार घर पर बैठ के उसको वापस से रिवाइज कर लेना अच्छे से। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट डाल देना नीचे, हम आपके कमेंट को पढ़कर उसका जवाब देंगे, आंसर करेंगे। आपको जो भी डाउट हो वो बता देना। जब भी आपको टाइम लगे वीडियो को देखो, डाउट्स पूछो। डाउट पूछोगे तभी आपके क्लियर होंगे अच्छे से, और क्लियर होंगे तभी आप एग्ज़ाम के अंदर कॉन्फिडेंस से आपका पेपर लिख सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।